E20 पेट्रोल क्या वो देश के लिए बना है, हमारे देश की गाड़ियों के लिए, या सिर्फ थोपा जा रहा है जबरदस्ती सर? 1960 तक हमने देखा पेट्रोल के साथ केरोसिन मिक्स करके लोगों ने अपनी गाड़ियां चलाई। E20 पेट्रोल के लिए उसके लिए स्पेशल इंजन है। पिछले 2 साल से 2.5 साल से आप E10 को इस्तेमाल कर ही रहे हैं। 2000 करोड़ जो हैं गवर्नमेंट के उन्होंने बचा लिए हैं। मोर ऑफ अ पॉलिटिकल इशू रादर देन द एक्चुअल ब्लेम। क्रूड ऑयल की जो डिमांड कम हो जाएगी तो उनको भी तो प्रॉब्लम होगी। BS4, BS3, BS1 उस इंजन को आपको कुछ ना कुछ एडिटिव डालना पड़ेगा कि आप जबरदस्ती किसी को कहेंगे आपने E20 ही डलवाना है। 10 लाख रुपए साल में जो इनकम है तो वो तो मैं गाड़ी अफोर्ड भी नहीं कर सकेगा। 7-8 लाख रुपए से कम की कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। मैंने नहीं आज तक नई गाड़ी खरीदी बिकॉज इट इज वेस्ट ऑफ मनी। सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है गाड़ियों में, खास तौर से? बैठ से एक साथ पहली चीज है वो सीट बेल्ट लगाओ। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। देश में इस वक्त एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर बहुत चर्चा गर्म हो रखी है। लोग शिकायत कर रहे हैं कि एथेनॉल मिले हुए पेट्रोल से उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं। सरकार ने जो फैसला लिया है 1 अप्रैल से लागू कर दिया था कि देश में अब E20 मिश्रित पेट्रोल मिलेगा, लेकिन जो जनता है उसकी लगातार शिकायतें भी आ रही हैं और बहुत सारी खामियां इसमें उजागर हो रही हैं। लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं। क्या वाकई में E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से गाड़ियां खराब हो रही हैं? क्या वाकई में उसके रिपरकशन लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं? हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सरकार ने E20 पेट्रोल दे तो दिया है, लेकिन जो फायदा जनता को मिलना चाहिए था कम कीमत का, वो नहीं दे रही है। बहुत सारे सवाल हैं। ऑटो एक्सपर्ट हमारे साथ एक जुड़े हैं, देश के जाने माने, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, सिर्फ नाम ही उनका काफी है। टूटू धवन साहब, उनसे हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे इन सब चीजों को लेकर कि क्या इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल वाकई में भारत के लिए बना है या फ्यूचर है उसका। धवन सर, बहुत स्वागत है आपका। टूटू सर, सब जानते हैं कि आपकी कही हुई बात ऑटो एक्सपर्ट के तौर पर पत्थर की लकीर होती है। सर, देश में इस वक्त अगर हम बात करें तो E20 ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही हैं। सर मैं आपसे पहले सबसे जानना चाहूंगा कि E20 पेट्रोल, एथेनॉल मिश्रित जो पेट्रोल है, क्या वो देश के लिए बना है, हमारे देश की गाड़ियों के लिए, या सिर्फ थोपा जा रहा है जबरदस्ती सर? देखिए, सबसे पहले तो लेट अस गो बैक इन टाइम। वर्ल्ड वॉर 2 की बात करते हैं। जी। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब लड़ाई हो रही थी तो उस वक्त भी फ्यूल की शॉर्टेज हुई थी, क्रूड ऑयल की शॉर्टेज हुई थी। और ऐसे ही हालात हो गए थे जैसे अब वेस्ट एशिया वॉर के अंदर हुए, जबकि हमको क्रूड ऑयल हॉर्मज स्ट्रेट से नहीं निकल सका और यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर शॉर्टेज होनी शुरू हो गई। तो उस टाइम पे भी ऐसे हालात थे और उस वक्त जेन्युइन हालात थे। हमारे पास स्टोरेज नहीं था, तो उस वक्त फार्मर्स ने और इंडस्ट्री ने कैसे उसको ओवरकम करने की कोशिश की। मतलब उस टाइम पर भी एथेनॉल यूज किया गया? उस टाइम के ऊपर नॉट ओनली एथेनॉल, आपको इंडस्ट्रियल स्पिरिट्स भी डालने पड़े पेट्रोल के साथ। आपने पेट्रोल के ऊपर पेट्रोल इंजन को पेट्रोल पे स्टार्ट किया और फिर उसके बाद आपने वो केरोसिन ऑयल के ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब वो केरोसिन के ऊपर शिफ्ट करने के लिए आपको कुछ थोड़ी सी तब्दीलियां करनी पड़ी इंजन के ऊपर, क्योंकि केरोसिन की इग्निशन पॉइंट इज नॉट वेरी हाई जैसे पेट्रोल का है जी। तो उसको आपने गर्म किया और उसकी वेपर्स इंजेक्ट किए थ्रू द कार्बोरेटर और तब जाके वो आपको परफॉर्मेंस देनी शुरू की। पर वो जो हालात थे वो 2-4 साल के नहीं थे, वो कम से कम 15-20 साल तक वो उसका इफेक्ट रहा। और हमने अपनी जिंदगी में भी देखा, क्योंकि आई एम ऑल्सो बॉर्न ड्यूरिंग पार्टीशन टाइम। तो हमने वो चीजें सब देखी हुई हैं। 1960 तक हमने देखा कि पेट्रोल के साथ केरोसिन मिक्स करके लोगों ने अपनी गाड़ियां चलाई, फार्मिंग की, इंडस्ट्री को चलाया, ट्रक्स चलाए। और कुछ नहीं तो ये जो आर्मी के जो ट्रक्स होते थे, जो सिविलियंस को बाद में खरीद लिए जाते थे, उनको ट्रांसफॉर्म करके वो अपना इंडस्ट्री को चलाते थे। तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा था सर, अगर मैं बात करूं तो? उसका इफेक्ट सिर्फ ये था कि उनको तो सारा कुछ अपने जो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए थी वो मिल गई, पर गाड़ी में कोई तब्दीली नहीं आई। हाँ, ये हो सकता है कि उस वक्त इतनी डिटेलिंग में कोई नहीं जाता था। एक इंजन जो से 50,000 किलोमीटर चलता था नॉर्मली, वो 50 नहीं चला होगा, वो 40 चला होगा, बट नोबडी ऑब्जेक्टेड टू दैट। फायदा उसका बहुत ज्यादा नहीं दिखाता।
फायदा उसका ये हुआ कि एटलीस्ट आपको मोबिलिटी तो मिली। उस वक्त इतनी जरूरत, उस वक्त जरूरत थी, मोबिलिटी की जरूरत थी। उस वक्त ये जरूरत नहीं थी कि हम पैसा बचा रहे हैं। आज हम एथेनॉल को जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो उसके दो कारण है। एक, हमने इंपोर्ट बिल अपना कम करना, और दूसरा हमने उसके साथ इन्वायरमेंट को फैला देना। तो वो दो चीजें हमारे को, एक पत्थर से दो चिड़ियां मर रही हैं, तो वो अब गवर्नमेंट की कोशिश है कि वो आगे बढ़ाते रहे इसको। सर, एज ए ऑटो एक्सपर्ट, क्या आपको लगता है कि जो इस वक्त हमारे देश में गाड़ियां हैं वो E20 ब्लेंडेड पेट्रोल के लायक बनी हुई थी, या फिर उसको जबरदस्ती सर गाड़ियों पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? नहीं, जो आप कह रहे हैं E20 पेट्रोल के लिए, वो उसके लिए स्पेशल इंजन है। वो आप जो यूरो BS4, BS3, BS1 के जो इंजन हैं वो उसके लिए सूटेबल नहीं है। और वो आप जो पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे एथेनॉल मिक्स वाला, तो आपको पेट्रोल के अंदर एडिटिव जरूर डालना पड़ेगा, नहीं तो आपको थोड़ा सा लुब्रिकेंट डालना पड़ेगा, सो दैट द कंबस्शन चेम्बर अराउंड रिमेन्स लुब्रिकेटेड, और उसमें ज्यादा नुकसान ना हो इन इट्स रनिंग। सर, क्या आपको लगता है कि ये जो इस वक्त एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है देश में E20 एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर, क्या ये सेफ है गाड़ियों के हिसाब से? भारत की खासतौर से बात करूं, या फिर इसे एक्सपेरिमेंट के तौर पर देख रही है सरकार इसको? देखिए, एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने कर लिए। आपको पता है, ये नहीं पता, पिछले 2 साल से 2.5 साल से आप E10 तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, एंड अभी तक कोई किसी ने रिपोर्ट नहीं की, क्योंकि उसमें ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं किया गया था। आज एडवर्टाइज ज्यादा हो रहा है E20 की सोशल मीडिया पे, और हमारा सोशल मीडिया और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, व्हाट इट वाज 3-4 इयर्स बैक और व्हाट इट इज नाउ। तो उसने ज्यादा असर आ गया है, जिसके साथ ये इतना बड़ा हंगामा हो गया। बाकी ये हंगामा की जो बैकग्राउंड है उसके अंदर भी हमको थोड़ा डिटेल में जाना चाहिए। वो डिटेल ये है कि जो अदर 2 पार्टीज हु आर अफेक्टेड, एक पार्टी तो है ईवी की, जो ईवी की लॉबी है, उसमें उनको प्रॉब्लम हो रही है कि जो ये सक्सेसफुल हो गया E20, तो ईवी का जो परचेज करना वो फ्यूचर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। डाउन ना हो, कम हो जाएगा। अभी इस वक्त तवज्जो सारी ईवी के ऊपर होती जा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से भी डायरेक्टिव आ गए हैं कि जी उन्होंने 2030 तक मेट्रोज, खासतौर दिल्ली जैसे मेट्रोज के अंदर गाड़ियां ईवी की ही रजिस्टर करेंगे, वो इंटरनल कंबस्शन वाले नहीं करेंगे। और दूसरी जो पार्टी है इस वक्त जो सबसे बड़ी जो दुखी है, वो है जो हमारे को पुराना जो क्रूड ऑयल बेचते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। जो हमने अपना पेट्रोल बनाना शुरू कर दिया और हमने इंपोर्ट अपनी कम कर दी, ऑल एज इट इज 2000 करोड़ जो हैं गवर्नमेंट के, आई अंडरस्टैंड, उन्होंने बचा लिए हैं ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम, जब E20 अभी इंट्रोड्यूस ही हुआ है। तो अभी आगे आने वाले दिनों के अंदर कितना पैसा और वो बचा लेंगे, तो वो जो क्रूड ऑयल की जो डिमांड कम हो जाएगी तो उनको भी तो प्रॉब्लम होगी। तो इवन दे आर ट्राइंग टू प्ले अगेंस्ट दिस लॉबी। So yes, it is all becoming a political issue, more of a political issue rather than the actual blame. So, as an auto expert, do you think E20 blended petrol is safe for Indian cars, or it's good for Indian car, or it's a bad for Indian car? जो Euro 6 के जो engines हैं, they are 100% safe on E20. Okay. There is no problem. But as I said, जो उससे पहले के हैं BS4, BS3, BS1, उस इंजन को आपको कुछ ना कुछ एडिटिव डालना पड़ेगा। सर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का जमाना, आप भी उसका जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं सर, जो BS6 गाड़ी भी जिनके पास है वो भी शिकायत कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है, इंजन बंद हो रहे हैं, कचरा जम रहा है उनके अंदर। किसी ये भी दिखाया कि चींटियां तक आ गई हैं उनके टैंक के पास तक, क्योंकि एथेनॉल गन्ने के रस से बनता है सर, अलग अलग तरीके से बनता है। क्या ये सच्चाई है सर कि गाड़ियां खराब हो रही हैं? बिल्कुल, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। ये ना तो हमने कब एक्सपीरियंस किया है। आप ये बात कर रहे हैं पेट्रोल की, मैं पिछले 3-4 साल से मेरे पास अपनी Euro 4 गाड़ी है और Euro 6 भी है, और अभी तक हमने नहीं लाए थे कि हम ये E20 पेट्रोल डाल रहे हैं और उससे हमारे को नुकसान आने वाला है। और अभी तक हमारी गाड़ी कुछ नहीं प्रॉब्लम, मेरे बच्चे चलाते हैं,
मैं चलाता हूँ, मेरा ड्राइवर चलाता है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। सर जैसे हाई एंड जो गाड़ियां होती हैं सर, मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों की बात करूं, जैसे मर्सिडीज हो गई, BMW हो गई, ऑडी हो गई, जो हाई एंड गाड़ियां होती हैं, क्या वो भी कंपैटिबल है इस E20 पेट्रोल के नहीं, लिए? उनके लिए डेफिनेटली E20 पेट्रोल नहीं लागू है, और उसके लिए आपको हाई ऑक्टेन डालना पड़ेगा, या तो प्योर पेट्रोल हो 95 ऑक्टेन का, या फिर 100 ऑक्टेन पेट्रोल आप उसमें इस्तेमाल कीजिए जी, और तब वो डालिए। मतलब हाई एंड गाड़ियों के लिए वो सेफ है। बिल्कुल। टुटू सर, चूंकि हम देखते हैं कि जो सवाल खड़े हो रहे हैं सर E20 को लेकर, कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी साहब ने इसको इंट्रोड्यूस किया और कहा कि ये एक सेफ फ्यूल है, लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा चल रहा है, क्या वाकई में प्रोपेगेंडा है, या फिर जो लॉबीज काम कर रही हैं वो इसको डाउन करने के लिए अपनी एक स्ट्रेटेजी बना रही हैं मार्केट में, क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने जिस तरीके से आप कह रहे हैं। और हालांकि जो मंत्री साहब हैं नितिन गडकरी साहब, वो लगातार इसकी तारीफ भी करते रहे हैं और ये कहा कि ये फ्यूचर फ्यूल है हमारे लिए। वाकई फ्यूचर फ्यूल है ये? देखिए, ऐसे जैसे आउट ऑफ शॉट में जानना चाहता हूं, बिल्कुल क्लियर रहा है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे हमारी टेक्निकल कैपेबिलिटी रिफाइन होती जाएंगी, जैसे जैसे हमारे एडवांसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती जाएगी, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इज द मेटलिटी, जो उसकी मेटलर्जी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां पे E20 पेट्रोल इंजन में जाता है, आपको उस एरिया को की मेटलर्जी जो है, यू हैव टू मेक इट स्ट्रॉन्ग सो दैट उसमें कोई ऐसा नेगेटिव चीज ना आए। फॉर योर इंफॉर्मेशन, जब हमने एक इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया था LPG एंड CNG, उस वक्त भी सिर्फ 2-3 कंपनियां ही थे जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था। उसमें से मारुति वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने CNG कंपैटिबल इंजन बनाए थे। उसके बाद सारों ने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किए, ऑल्दो किसी ने शोर नहीं मचाया, बट फॉर मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू मारुति मेड नॉइज एंड दे सोल्ड वेल आल्सो। टुटू सर, चूंकि आपको बहुत लंबा अनुभव है सर गाड़ियों के बारे में जानकारी रखने का, जो हमारे हिंदुस्तानी कस्टमर्स हैं, देश के कस्टमर हैं, वो माइलेज को लेकर बड़े सर वो रहते हैं कि माइलेज अच्छी होनी चाहिए गाड़ी की, लेकिन लगातार ये सवाल उठ रहा है कि जब से E20 पेट्रोल इंट्रोड्यूस किया गया है, माइलेज पे बहुत फर्क पड़ गया है सर। डाउन उनकी माइलेज जाती जा रही है, साथ ही साथ इंजन में भी कुछ कुछ खामियां आ रही हैं। क्या वाकई में सर उसके डालने से माइलेज की कमी हो जाती है? अंडर टेस्ट रिपोर्ट्स देखा जाए तब आपको माइलेज पता लगती है, और वो आपको माइलेज की जो टेस्ट आने के लिए वो यू हैव टू गो ऑन अ ट्रैक टू डू इट। अब वो ARAI के पास ट्रैक है, या इंदौर में नेट ट्रिप है, और या ऐसे ही ICAT गढ़गांव में है जिनके पास ये फैसिलिटीज हैं, और वो आपको एग्जैक्ट अप टू 1 ड्रॉप ऑफ फ्यूल का आपको माइलेज की वो दे देंगे। सो दोज आर द ऑथराइज्ड गाइड। बाकी आप जो माइलेज अपने आप टेस्ट करना चाहेंगे, आप वो भी कर सकते हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, टेस्टिंग अ माइलेज इज नो रॉकेट साइंस। यस 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 सर। आपने अपने पेट्रोल के जाके पंप के ऊपर गले तक आप पेट्रोल उसको भरवा लीजिए, जहां आपको नजर आ रहा है, उंगली लगाएंगे तो आपको हाथ में लगना चाहिए पेट्रोल, और साथ में ओडोमीटर नोट कर लें और ट्रिप मीटर नोट कर लें। उसके बाद 200-300 किलोमीटर गाड़ी चलाएं और फिर आप पेट्रोल डालें। लेकिन सर शिकायत अभी लोगों की यही आ रही है कि पहले सपोज कीजिए किसी की गाड़ी 20 किलोमीटर की माइलेज दिखाती थी, नहीं, पर वो तो ऐसे प्रोपेगेंडा है ना, वो तो अब तो क्योंकि सब बोलना शुरू कर दिए, तो आज हमने भी जाके अपनी टेस्ट करने लगा। हमको भी जाके थोड़ा सा सोशल मीडिया में अंदर मिलेगा, थोड़ा भाव मिलेगा जी, तो भाव लेने के लिए करते हैं। वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो ARAI की टेस्ट रिपोर्ट्स हैं उसमें 2 to 6% का वजाफा है, और वजाफा है कम है। अच्छा, कम है, हाँ, डाउन हुई है, डाउन होगी वजाफा, मीन फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगी और आपको एक्चुअल माइलेज कम मिलेगी 2 to 6%। मतलब ये आप भी मानते हैं कि 2 to 6% का जो डाउनफॉल माइलेज में आ सकता है? देखिए, मैंने टेस्ट नहीं किया, हाँ, जैसे लेकिन एक अंदाजा है कह रहा हूँ, बट ये हम जाते हैं उनकी ARAI की टेस्ट रिपोर्ट के ऊपर देख के, एंड आई बिलीव इट, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलेंगे और उनको कोई रीजन नहीं है झूठ बोलने का, एंड दे हैव ऑल देयर टेस्ट रिपोर्ट्स आर 100% एक्यूरेट। सर, क्योंकि ये सवाल भी उठ रहे हैं कि सरकार ने ये
पेट्रोल तो इसमें एथेनॉल में मिला दिया है सर 20% का, लेकिन अभी तक भी कोई ऐसी रिपोर्ट्स नहीं सरकार ने सामने डाली हैं कि इससे क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। और सिर्फ सरकार ने एक आदेश दे दिया कि 1 अप्रैल से आपको अब ये E20 पेट्रोल मिलेगा। क्या आपको ऐसी जानकारी है कि सर सरकार ने टेस्टिंग की है या अभी भी एक्सपेरिमेंट फेज में है कि हम, क्योंकि जो बताया गया है कि एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। नहीं देखिए, अगर एक्सपेरिमेंट करना ही था तो आपको पहले पूरा कर लेना चाहिए था, उसके बाद इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। ये जो टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं और जो टेस्ट होते हैं, ये एक दिन का टेस्ट नहीं होता। बिल्कुल, ये तो पिछले 2-3 साल से इनके टेस्ट चल रहे हैं और टेस्टिंग करने के बाद ही आपको ये पेट्रोल मिलना शुरू होगा। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि शायद इस बार भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगा और ये पेट्रोल आप डालना शुरू करें एंड पब्लिक विल गेट यूज्ड टू इट। बट अनफॉर्चुनेटली पब्लिक डिडंट गेट यूज्ड टू इट बिकॉज आपने जो बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एथेनॉल वो आपने पब्लिक को पास ऑन नहीं किए और वो इस करके उनको ज्यादा इस वक्त गुस्सा हो रहा है, चढ़ रहा है। और साथ साथ में उनकी जो चॉइस ऑफ पेट्रोल अवेलेबिलिटी है वो आपने विड्रॉ कर ली। आप एथेनॉल वाला फ्यूल भी दे, आप दूसरा फ्यूल भी उपलब्ध करिए, आप 100 ऑक्टेन भी वहां पर दीजिए। जो भी डलवाना चाहता है कंज्यूमर उसको डालने दीजिए, ऑप्शन देने चाहिए, मतलब ऑप्शन देने दीजिए। आपको क्या जरूरत है कि आप जबरदस्ती किसी को कहेंगे आपने E20 ही डलवाना है। टूटू सर, एक सवाल ये भी उठता है कि जो भारतीय कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, एक तो माइलेज को लेकर बड़े वो रहते हैं कि भाई हमें माइलेज अच्छी मिलनी चाहिए। अगर गाड़ी में पेट्रोल डालने से कोई खराबी अगर आ रही है या खराबी आ जाती है तब क्या किया जाए सर? क्या, क्योंकि ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि एफिशिएंसी में फर्क तो पड़ ही रहा है, गाड़ियां भी डैमेज हो रही हैं, इंजन भी डैमेज हो रहे हैं सर। देखिए, गाड़ी डैमेज होना और इंजन डैमेज होना तो वो है जो इसके साथ कंपैटिबल नहीं है। और ये जो यूरो 4 और उससे पहले के इंजन जो हैं, यस दे आर नॉट कंपैटिबल विद एथेनॉल 20। आपको उसके लिए कोई एडिटिव जरूर डालना पड़ेगा या उसके अंदर लुब्रिकेंट पेट्रोल के अंदर जरूर मिक्स करना पड़ेगा टू एबल टू सेव दोज इंजन, या उनकी लॉन्गेविटी बढ़ानी पड़ेगी। और जो पुराने इंजन हैं, कार्बोरेटेड इंजन जिसको हम कहते हैं, उनके लिए तो दिस इज लाइक पॉइजन, बिकॉज वो आप इसके अंदर हाइग्रोस्कोपिक है और वो जो पेट्रोल हम छोड़ दिया आपने उसके अंदर, तो उसके अंदर आपको कार्बोरेटर भी डैमेज होंगे, एल्यूमिनियम के जितने भी पार्ट्स हैं वो डैमेज होंगे, कॉपर के पार्ट्स हैं वो डैमेज होंगे, एल्यूमिनियम मिक्स्ड विद अलॉय वो डैमेज होंगे। सो ऐसी चीजें हैं। और जो आपने ओवर कपल ऑफ मंथ्स जो आपने इंजन नहीं चलाया, जैसे विंटेज कार्स हैं वो साल में 2-1 बार ही निकलती हैं जी, तो वो जो आपने नहीं चलाई तो वो इंजन सीज 90% वो जरूर होंगे। मेंटेनेंस पे भी सर कुछ फर्क पड़ेगा इसका? मेंटेनेंस ऑब्वियसली जब आप इंजन सीज हो गया तो आपको फिर से BS4 या BS6 वाली गाड़ियों में भी मेंटेनेंस में कुछ फर्क पड़ेगा? मेंटेनेंस यस, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको बार बार जाना पड़ेगा वर्कशॉप आपको गाड़ी को चलाने के लिए। यू विल हैव टू कीप इट फंक्शनल, क्योंकि वो गाड़ी आप यू कैन नॉट पार्क इट एंड यू कैन नॉट स्टोर इट। या हम बाद में BS4 BS6 कार्स, नो BS6 कार्स को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बिकॉज दे आर कंपैटिबल। और हो सकता है कोई छोटी मोटी कोई रबर पार्ट शायद कोई बदली करना पड़े, बट नथिंग एल्स आफ्टर दैट। सर, क्या आपको लगता है कि जल्दबाजी में ये पेट्रोल को इंट्रोड्यूस किया गया है? देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, मैं उसका कमेंट नहीं देना चाहूंगा। बाकी ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जब गवर्नमेंट ने टारगेट डेट बनाई थी 2030 की, तो उसको क्या जरूरत थी कि 5 साल पहले ही आप उसको शुरू कर दीजिए। यू शुड हैव waited till that time and taken the public into confidence slowly। आपने E10 इंट्रोड्यूस किया, ऐसे ही धीरे धीरे आप E20 इंट्रोड्यूस करते, प्राइस का बेनिफिट उनको देते। जो नॉर्मल है ऑक्टेन पेट्रोल जो मिलता था पहले वो रहने देते, 100 ऑक्टेन ऑल्सो रहने देते जैसे वो मिलता था एट 100 रुपीज लीटर। तो लेट द choice be the customer's choice। why did you have to stop everything and force कि आपने ये जरूर लेना? ये सारा जो रिएक्शन है फोर्स का, ये उसी का है। ये
सर क्या ये भी इसमें आपको लगता है कि कंपनियां भी, जो कार कंपनियां, निर्माता कंपनियां हैं, वो चुप्पी साधे बैठी हुई हैं सर, वो कुछ नहीं बोल रही हैं इस पे? क्या उनकी भी एक मोनोपोली है इसमें कि पुरानी गाड़ियां लोग फिर छोड़ेंगे या ये खराब होने लगेंगी, जो नई इसको कंपैटिबल कार्स है वो खरीदेंगे? देखिए ये भी एक प्रोपेगेंडा या उनकी साजिश होती है सर? ये तो एक्चुअली आपस की उनकी अंडरस्टैंडिंग है गवर्नमेंट की तरफ से, एंड आई एम श्योर कि वो दे विल नॉट ट्राई टू गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन एनी वे। जो गवर्नमेंट कहते हैं वो दे विल ट्राई टू फॉलो व्हाट गवर्नमेंट नॉर्म्स आर, बिकॉज आफ्टर ऑल जो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं वो भी बड़े सोच समझ के ही लोगों ने किए। ये आज से थोड़ी ना शुरू हुआ है, ये तो 20 साल पहले ये मूवमेंट शुरू हो चुकी थी। आज उसका मूवमेंट ज्यादा रेस पकड़ ली है, तो इस करके हंगामा ज्यादा बच गया। अदरवाइज जो ये स्लोली मूवमेंट चलती रहती तो वुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। आर यू हैप्पी विद दिस इंट्रोड्यूस्ड पेट्रोल सर? आई डोंट माइंड, बट आई मस्ट हैव दिस रिक्विजिट कार। जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ मेरे पास वही गाड़ी होनी चाहिए जो एथेनॉल के साथ चल सके। बाकी जो यूरो 4 जो गाड़ी मेरी है, आई विल हैव अ क्वेश्चन मार्क इन टेकिंग दैट आउट, बिकॉज I may not be able to have confidence of driving on the highway with my children. हमने भी तो अभी तक टेस्ट थोड़ी ना किया, और ये भी कोई लॉन्ग टर्म टेस्ट तो कोई हुआ नहीं है। ये जो हम टेस्ट की बात करते हैं ये ओवरनाइट टेस्ट नहीं होते, बिल्कुल ये 6 महीने, साल या 2 साल के बाद पता लगता है असलियत। आज तक जो हमारे को पता था कि 2 से 4 लाख किलोमीटर तक गाड़ियों के इंजन चल जाते थे विदाउट टू मच ऑफ फस। अब जो आने वाले दिनों के अंदर आई डोंट नो वो उतने चलेंगे कि नहीं चलेंगे, तब हमको पता लगेगा। और वो 2-4 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाना वो 2 दिन में तो चलेगी नहीं, बिल्कुल, तो उसको तो 1-2 साल तो लगेंगे। और वो जो आपको फीडबैक लेनी है वो तो टैक्सियों से बेटर तो आपको फीडबैक नहीं दे सकता, तो दे आर द फास्टेस्ट हु कैन गिव यू फीडबैक। प्राइवेट पार्टी आपको नहीं दे सकती कोई। टूटू सर एक चीज ये भी होती है कि माइंडसेट भी बहुत लोगों का बदल रहा है गाड़ियों को लेकर सर। लोग सहूलियतें ज्यादा चाह रहे हैं सर, और ये भी चाह रहे हैं कि हमारी माइलेज भी रहे, गाड़ी भी हमारी बहुत अच्छी रहे, अंदर से डेकोरेशन बहुत अच्छी हो, फैसिलिटी उसके अंदर बहुत सारी हो। पिछले 20 साल की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप ऑटो को सर बहुत करीब से देखते हैं, जानते हैं, कैसा माइंडसेट बदला है सर ऑटो इंडस्ट्री का, खासतौर से कंज्यूमर्स का, कि क्या पसंद बन गई है उनकी, क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं वो सरकार खरीदते? देखिए, जो आज हमारे जो मॉडर्न बच्चे हैं और चिल्ड्रन हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, अब वो अडल्ट्स बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, बिल्कुल, वो पैदा ही इस माहौल में हुए कि जिस वक्त हमारे पास आईपैड थे हमारे हाथ में, जब वो पैदा हुए, बिल्कुल बिल्कुल, और मोबाइल फोन थे, हम लोगों ने तो ये कभी देखा ही नहीं, वी डिडंट इवन नो कि ये ऐसी कोई फैसिलिटी कभी भी हमारे लाइफ टाइम के अंदर भी मिलेगी कि नहीं। तो आई एम हैप्पी एंड लकी बोथ कि आई हैव सीन दोज डेज जब ये कोई फैसिलिटी नहीं थी, टीवी नहीं थे, मोबाइल फोन्स नहीं था, कुछ नहीं था फॉर कम्युनिकेशन। और जो हमने कभी फोन करना भी हो किसी को इमरजेंसी में, तो लाइटनिंग कॉल बुक होती थी, और वो भी जाके 6-6, 8-8 घंटे के बाद लाइटनिंग कॉल मिलती थी। वैसे तो आप फोन कर ही नहीं सकते। अब तो गाड़ी में सब कुछ है। आजकल तो सब कुछ गाड़ी में है और हैंड्स फ्री है। अभी यहाँ बैठे बैठे टिम्बकटू तक आप फोन में डाल लीजिए, अमेरिका मंगा लीजिए, कहीं पे भी मंगा फोन, आपको फोन मिल जाएगा। और इतनी फैसिलिटीज गाड़ियों में दे दी गई हैं, सब कुछ दे दी है, और हैंड्स फ्री है। आप गाड़ी चला भी रहे हैं और साथ साथ आपको बात भी कर रहे हैं, आप देख भी रहे हैं कि दूसरी साइड में मेरी माँ है या मेरा पिताजी हैं या जो भी हैं, उनकी फोटो भी आ रही है, और उनको दिखा भी रहे हो कि मैं भी कहाँ जा रहा हूँ। टेक्नोलॉजी बदल गई सर, टेक्नोलॉजी सारी बदली हो। क्योंकि सर आपने तो वो जमाना देखा गाड़ियों का कि जो बिल्कुल ना तो उनके अंदर स्पीड थी, कुछ नहीं था हमारे पास तो हमने तो ऐसी ऐसी गाड़ियां देखी कि हम भगवान के पूजते होते थे कि हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। गर्म हवा आ रही है आगे से, पसीने से लतापत हो रहे हैं, पिकअप है नहीं, पेट्रोल ऐसे पीती थी जैसे कोई हिसाब ही नहीं है, एज इफ देयर इज नो टुमारो। तो ऐसी ऐसी चीजें हमने तो देखी थी। तो वो अब तो एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक। आपके पास पावर स्टीयरिंग है, पावर ब्रेक्स है, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है, फीचर फिल्ड कार्स विद एसी, विद म्यूजिक, विद व्हाटएवर यू वांट, सब कुछ आपको वहीं पे मिलता है।
सर चूंकि मार्केट में ना बहुत सारे ऑप्शन आज की डेट में अवेलेबल हो गए हैं, ईवी है, पेट्रोल गाड़ी है, हाइब्रिड गाड़ी है, और तो हाइड्रोजन गाड़ियां भी आने वाली हैं सर। क्या आपके हिसाब से फ्यूचर है सर? देखिए, फ्यूचर अल्टीमेटली तो वो होगा जो हमारे एनवायरनमेंट को बचाए। सो दैट इज द टारगेट। अब जो रियलिटी की बात करें, ईवी, मेरे अपने हिसाब से ईवी इज ओनली अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट। और ये ईवी की जो बात करें तो इफ वी गो बैक 70-80 years बैक, तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टाइम, उस टाइम के ऊपर भी ईवीज वर अवेलेबल, बट उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी आगे नहीं गई थी जो अब है। सो विद द रिजल्ट दैट वाज वेरी अनरिलायबल एंड इट वाज वेरी अनकंफर्टेबल ट्राइंग टू रिचार्ज योर बैटरीज। तो उसके अंदर बैटरी के कैसेट्स होते थे, बॉक्स होता था जिसके अंदर 5, 6, 7 बैटरी होती थी, और पेट्रोल पंप पे जो जाते थे पेट्रोल डलवाने, ऐसे ही बैटरी रिचार्ज वाले दुकान पे जाते थे, आप वहां जाते थे, वो गाड़ी का अगले हिस्से को खोल देते थे और बैटरी का कैसेट पूरा उठा के बाहर रखते थे, दूसरा चार्ज किया उसके अंदर डालते थे जी, और फिर व्हाटएवर 200-400 किलोमीटर उस टाइम पे चलती होगी वही उनको। बट दैट वाज वेरी यू नो क्यों आपके अनकंफर्टेबल एंड अनरिलायबल प्लस टू मच ऑफ अ हैसल, जिसके साथ ये आप बैटरीज को बदली करते। अब तो हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, लिथियम आयन बैटरीज हैं और रिचार्ज करती हैं ऑन ब्रेकिंग, दे गेट रिचार्ज ऑल्सो। सो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो हम while we are using the battery we are also charging it at some stage। इसको हाइब्रिड बोलते हैं। हाइब्रिड तो आपको वो है जो जिसके साथ आपको इंजन मिलता है, हाँ, और ऑन डिमांड वो इंजन चलता है और बैटरी को चार्ज करता है। सर मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कितने तरह के ऑप्शन सर हाइब्रिड के होते हैं, नॉर्मल पेट्रोल गाड़ियों के होते हैं या ईवी गाड़ियों के होते हैं, किस तरह के सर अलग अलग होते हैं? ये 3 ऑप्शन ही हैं जी। एक तो पहले इंटरनल कंबस्शन इंजन पेट्रोल का है, फिर इंटरनल कंबस्शन इंजन चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, वो आपके साथ ईवी के साथ लगता है, इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिक बैटरी को चार्ज करता है और वो चलता है, और फिर ऑन डिमांड जरूरत पड़े तो वो आप भी चलता है। विद द रिजल्ट आपके पास डबल पावर हो जाती है, बैटरी की पावर भी है और साथ में वो इंजन की पावर भी है। और फिर एक जो थर्ड ऑप्शन है वो दैट इज ईवी प्योर। प्लग इन हाइब्रिड क्या होता है सर? प्लग इन हाइब्रिड यही है कि आपने जो हाइब्रिड को शाम को आके खड़े किया तो आपने प्लग इन कर दी तो आपकी बैटरी चार्ज हो गई। और वो कितने तक चल जाती है सर? वो बिटवीन 30 and 40 किलोमीटर का दावा है, मैंने अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स का। तो वो आपके जो पहले 30, 35, 40 किलोमीटर है, दोज यू कैन से आर रनिंग ऑन ईवी प्योरली, और फिर उसके बाद देन यू हैव योर इंटरनल कंबस्शन इंजन टू सपोर्ट यू टू ड्राइव दैट। उससे बस ये कि माइलेज पे अंतर पड़ जाता है, मतलब डिस्टेंस कवर ज्यादा हो जाता है। हाँ, नेचुरली, क्योंकि उसमें फिर वो कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं कि अब ये प्लग इन हाईवी जो टेक्नोलॉजी है उससे आपको 26 किलोमीटर की एवरेज दे रही, या 30 किलोमीटर की दे रही, या 36 किलोमीटर की दे रही। तो अलग अलग प्लग इन हाइब्रिड्स होते हैं जिनकी आपको एवरेज मिलती है। थर्ड ऑप्शन ईवी का हो गया। थर्ड ऑप्शन ईवी, वो उसमें क्या क्या सर टेक्नोलॉजी आई है, अगर थोड़ा बता पाए तो? किस किस तरह की उसमें सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी तो आ गई है लिथियम आयन की। जो बैटरीज को हैं उसके अंदर एसिड नहीं डालना पड़ता, दे आर केमिकली चार्ज। ओके। और गॉड फॉरबिड कहीं अल्टा पल्टी हो जाए गाड़ियां तो उसमें से तेजाब बाहर नहीं निकलता, जो नॉर्मल पहले गाड़ियों में एसिड होता था। सेफ है वो, दे आर सेफर, नॉट सेफ but they are safer than other cars। और फ्यूचर तो सर उसी में नजर आता है? फ्यूचर तो सर ईवी में नजर आता है आपको? मेरे को नहीं फ्यूचर नजर आता ईवी में, मेरे को तो हाइड्रोजन का फ्यूचर नजर आता है। ईवी का तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, जब तक हमारी हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी रिफाइन नहीं होती तब तक ये चलेगी। तो हाइड्रोजन थोड़ा बताइए सर, क्योंकि हमने देखा हाइड्रोजन वाली बसें तो आ गई। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन भी टेक्नोलॉजी जो है वो आज की नहीं है, वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब उसके इंजन चलते थे तब भी चलते थे। हाँ। अब हाइड्रोजन के इंजन भी होते थे और हाइड्रोजन के शिप्स होती थी जो हवा में उड़ती थी,
बट वो अनफॉर्चुनेटली ज्यादा देर चली नहीं, क्योंकि वो इग्नाइट कर जाती थी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क दिया और वो इग्नाइट हो गया, तो जो लोग भी उसमें होते थे दे ऑल यूज्ड टू डाई. सो हाइड्रोजन नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज हैंडलिंग हाइड्रोजन इज वेरी डेलिकेट, एंड बीइंग हाइड्रोजन बीइंग हाईली वॉलेटाइल, तो उसको आपको हैंडल करना इज अ चैलेंज. तो अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, दे आर ट्राइंग टू मेक हाइड्रोजन इन द कार इटसेल्फ. आप पानी डालेंगे, आप लिक्विड डालेंगे और दूसरी तरफ से आपको हाइड्रोजन मिलेगी और साथ साथ ही वो इंजन को देगी और पीछे टेल पाइप में से मॉइस्चर निकल जाएगा. सर फ्लेक्स फ्यूल क्या है सर? अभी हमने देखा कि मारुति ने एक फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी भी लॉन्च की है. फ्लेक्स फ्यूल आपका पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिक्स अप टू 85%, ब्लेंडेड, मतलब वो ब्लेंडिंग. ओके. तो ब्लेंडिंग ज्यादा होती जाएगी तो वो फ्लेक्स फ्यूल बनता जाएगा. जो आप E85 और E100 जब बात कर रहे हैं, जो ब्राजील में चल रही हैं, ब्राजील में जितनी भी गाड़ी है E85 एंड 100 है, दे रन ओनली ऑन फ्लेक्स फ्यूल, दे डोंट हैव एनी अदर फ्यूल. सर आपने एक शुरुआत में एक बात बताई थी कि सरकार को ऑप्शन देने चाहिए थे पेट्रोल पंपों. बिल्कुल देने चाहिए. अभी हम देख रहे हैं कि खाली E20 का वहां पर सर पोस्टर लगे हुए हैं. जी. किस किस तरह के ऑप्शन होने चाहिए सर पेट्रोल पंपों पर? सबसे पहले तो जो आप पेट्रोल जो बेच रहे थे पहले, आपको वो रहने देना चाहिए था. लेट एवरीबडी बी हैप्पी. जो आपको नहीं E20 डलवाना है तो आप नॉर्मल पेट्रोल डलवाइए और जाइए. अब आपने जबरदस्ती किसी को कहा है कि आपने E20 डलवाना है. ऑन टॉप ऑफ दैट सारी पब्लिक को पता है कि आपने उसके अंदर एथेनॉल डाली है, वो एक सस्ता एडिटिव है, तो वो उसका बेनिफिट क्यों नहीं देते आप? बिल्कुल पैसे कम करने चाहिए थे सर. बिल्कुल करने चाहिए थे. सबसे बड़ा हंगामा तो यही है जो हमारे को ऑपोजिशन वाले, मनी माइंडेड लोग हैं सर हमारे यहाँ. कुछ भी है जी, इट्स अ फैक्ट. बचत चाहते हैं. बिल्कुल. जब गवर्नमेंट इतनी छोटी चीज नहीं ध्यान देती, पब्लिक को थोड़ा ना कोई ऐसे कि वो छोड़ देंगे, और गवर्नमेंट को तो वो आड़े में ले लेंगे. शायद ये इससे चूक होगी सरकार से इस मामले में. बिल्कुल. मैं तो यही ये हंगामा इसी करके हुआ है. जो वो आपको ये 3 ऑप्शन देते, एक तो सबसे पहले तो जो आपने एथेनॉल का पेट्रोल डाला तो उसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए. बिल्कुल. और सेकेंडली आप जो पेट्रोल बेच रहे हो वो ऑप्शन अवेलेबल होनी चाहिए थी. और तीसरा चॉइस देनी चाहिए थी. और तीसरा जो हमको हाई ऑक्टेन और पेट्रोल मिलता था वो मिलते रहने चाहिए सबको. अब एक शहर में, दिल्ली जैसे शहर में 4 पेट्रोल पंप के ऊपर आप 100 ऑक्टेन अवेलेबल कर रहे हैं और बाकी किसी को है ही नहीं. सो दैट इज अनफेयर. क्या सर E20 जो ब्लेंडेड पेट्रोल है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में बन चुका है सेल आउट करने का? E20 का तो कोई लंबा चौड़ा तो कुछ भी नहीं उन्होंने किया. ये तो एक्चुअली जो पेट्रोल पंप वाले हैं उनको अपने टैंक्स बदली करने पड़ेंगे, और वो एक दिन में तो होंगे नहीं. एक बारी E20 जो इम्प्लीमेंट कर दिया तो धीरे धीरे इट्स स्टेज्ड प्रोसेस, वो उसको अपने टैंक्स को बदली करना पड़ेगा, नहीं तो उनके टैंक्स में जंग आ जाएगा. और मतलब पेट्रोल पंप वालों के लिए भी खर्चा है. बिल्कुल है, क्यों नहीं. और वो पेट्रोल कंपनी देंगी, वो उनको बेयर करना पड़ेगा. और कॉस्टिंग कहीं ना कहीं जनता से ली जाएगी सर. ऑब्वियसली. वो तब जेब में से तो कोई जाएगा नहीं. कोई अपने जेब में से तो पैसे खर्च के किसी को देगा नहीं. सो इट हैज टू बी ओरिएंटेड फ्रॉम द कस्टमर इटसेल्फ. सर इससे इतना से जुड़कर आखिरी सवाल है आपसे, उसके बाद हम गाड़ियों को लेकर चर्चा करेंगे थोड़ी सी. सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या नजर आता है सर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर भारत में? सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ ये है कि जब आप ब्लेंडेड पेट्रोल दे रहे हैं और उसका जो बेनिफिट है कॉस्ट का, वो आपने जरूर कंज्यूमर को देना है. वो आप एक धर्म बनाइए अपना कि जो आपको बचे हैं, यू मस्ट शेयर विद द कंज्यूमर. आप सारा प्रॉफिट मत पास ऑन कीजिए, बट यू हैव टू शेयर कुछ तो दीजिए. बिल्कुल. तो सर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि सरकार ने इस पेट्रोल को इंट्रोड्यूस तो कर भी दिया और मजबूरी में जनता खरीद भी रही है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा उन्होंने सामने. लेकिन सर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि इससे हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा सर, और फायदा किसानों को भी होगा. थोड़ा अगर टेक्निकल चीजें समझा पाए कि किस तरीके से E20 पेट्रोल के आने से हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा और जो हमारे किसान भाई हैं, क्योंकि जो एथेनॉल बनता है वो गन्ने से बनता है या और भी कई तरह के जो क्रॉप्स होती हैं हमारे उनके थ्रू बनता है. थोड़ा अगर समझा पाए कि हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से बेनिफिट होगा
पैसे का भारत के लिए और किसानों के लिए? देखिए, बेनिफिट की बात करें तो आई थिंक ये सब कुछ आपके सामने ही है। पहली बात तो इट्स एक्चुअली हैंड इन ग्लव रिलेशनशिप, एक किसान का और एक कंज्यूमर जो गाड़ी चला रहा है उसका, और उसका मीडिया जो है वो है पेट्रोल। अब वो पेट्रोल हम चाहे तो गल्फ कंट्रीज से मंगवाएं, चाहे हम अपने आप प्रोड्यूस करें, एज फार एज द कंज्यूमर इज कंसर्न उसको तो पेट्रोल से मतलब है। बाकी गवर्नमेंट जो सप्लाई करता है उनको फायदा ये है कि उन्होंने पेट्रोल की जो खपत है, जो इंपोर्ट बिल है, वो हमारा कम हो जाएगा, और साथ साथ में जो हमारे बेनिफिट्स हैं किसान भाइयों के, वो पास ऑन हो जाएंगे। अब वो जो उनके पास पहले रेजिड्यूल रह जाती थी फसल, और जो खराब हो जाती थी, जो वो फेंक देते थे, वो किसी के काम नहीं आती थी। आज वो रेजिड्यूल जो फसल है वो आपने फिर से रिसाइकिल करके उसमें से एथेनॉल निकाल के, एंड यू कैन गिव इट बैक टू द पेट्रोलियम रिफाइनरीज एंड गेट पेड फॉर इट। सो ये एक सर्कल बन गया है कि इधर से किसान आपको फ्यूल देगा, उधर रिफाइनरीज को जाएगा, और इधर कंज्यूमर के पास मतलब एक और इंडस्ट्री खड़ी हो गई है जिसका फायदा, इंडस्ट्री पूरी खड़ी हो गई, और साथ साथ में उसका बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट को आएगा, क्योंकि आपका जो इंपोर्ट बिल है वो कम हो जाएगा। मतलब दोनों की तरफ फायदा है। 3 फायदे, एक और जो आपकी इमिशन जो है वो कम हो जाएगी, पॉल्यूशन के लिए भी सर, पोल्यूशन के लिए भी वो भी कम हो जाएगी। तो विद द रिजल्ट जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पोल्यूशन जो एनवायरनमेंट के लिए जब खराब हो रही है, वो भी कम हो जाएंगी। क्या ये वाकई में सच है सर कि एथेनॉल बनाने के लिए इतना पानी का खपत हो जाती है, खर्च हो जाता है पानी? ये तो सिर्फ कहने की बात है, और जो आप डिटेल लेना चाहें तो वो तो जो एथेनॉल बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, फैक्ट्रीज है, उनसे आपको डिटेल मिल सकती है, बट लॉजिक जो हमारे को कहता है वो ऐसा नहीं होता। पानी जब कर रहे हैं, वो आपने सिंचाई के लिए जो पानी दे रहे हैं, वो उसकी बात हो रही है कि उसमें पानी वो समझते हैं कि शायद हम पेट्रोल निकालने के, एथेनॉल निकालने के लिए सिर्फ जो पानी डाल रहे हैं वो उसी के लिए डाल रहे हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। ओके, यू आर यूजिंग वाटर फॉर योर इरिगेशन, नॉर्मल इरिगेशन, और उसमें से आपके पास जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो एथेनॉल निकलती है। सो मेरे अपने हिसाब से देयर इज लीस्ट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द रेजिड्यूल वैल्यू, जिसके अंदर पानी का कोई यूज नहीं है सर उसमें, पानी का कोई उसमें इतना बड़ा यूज नहीं है। क्रॉप के लिए है, वो क्रॉप के लिए डेफिनेटली है, और वो हो सकता है कि क्रॉप जो, मैं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, पर जो हमारे फार्मर भाई हैं वो बता सकेंगे आपको कि जी इस क्रॉप में हमको थोड़ा ज्यादा पानी डालना पड़ा, बिकॉज वी वांटेड बेटर रिजल्ट्स और फास्टर रिजल्ट, इस करके। सर थोड़ा हम गाड़ियों को लेकर चर्चा करते हैं, नई नई गाड़ियों को लेकर जिस तरीके से आ रही हैं। सर आज की डेट में ऑप्शन बहुत सारे हैं सर, जैसे कि आपने बताया कि हाइब्रिड है, प्लग इन हाइब्रिड है, ईवी है, एथेनॉल ब्लेंडेड गाड़ियां अब आ रही हैं। आजकल के लोगों को गाड़ी खरीदते वक्त किन किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? कंज्यूमर को कौन सी 3 बातें हैं जो नई गाड़ियों के लिए हो और सेकेंड हैंड गाड़ियों के लिए हो सर? देखिए, सबसे पहले तो मेरी एडवाइस उनको है जो गाड़ी नई खरीदना चाहते हैं। पहली बात तो आप देखिए कि आपको जरूरत है गाड़ी खरीदने की, ये, और इज इट जस्ट फॉर द पब्लिक एंड फॉर द नेबर्स टू नो कि यू हैव अराइव्ड। आजकल हालात बहुत खराब है, दिन भर दिन पार्किंग की का जगह नहीं है, गाड़ी सड़क पे चल नहीं सकती, मेट्रोज के अंदर आपके पास जगह नहीं है, और क्रॉसिंग्स के ऊपर 10-10 मिनट के लिए आप खड़े रहते हैं। सो कीप इन माइंड व्हाई आर यू बाइंग। बाकी जो आपने खरीदनी है तो यू हैव मस्ट बाय समथिंग जो आपके बजट में आए और साथ साथ में रिक्वायरमेंट में आए। जो आप फैमिली के लिए गाड़ी ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको फैमिली का साइज देख के उसी हिसाब से गाड़ी लेनी चाहिए, एंड ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन आपका बजट, मंथली बजट आप कितना निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ EMI, और साथ साथ में पेट्रोल के ऊपर जो खर्चा होगा या डीजल पे खर्चा होगा वो आप कितना
बचा मतलब सकते हैं। कैलकुलेशन पूरी करनी चाहिए, पूरी कैलकुलेशन करके तब खरीदिए। लेकिन ये अक्सर देखा जाता है कि लोग सिर्फ दिखावे के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेते हैं, लेकिन फिर बाद में इन्हें की प्रॉब्लम उनको वो होती है। दिखावे वाली गाड़ियां जो होती हैं, आई वुड से ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ द दिखावा, वो गाड़ियां वापस उठ जाती हैं, वो फाइनेंसर फिर उठा के ले जाते हैं और फिर उनको रिसाइकल करते हैं। तो दैट इज अ वेरी अनहेल्दी प्रोसेस। चॉइस क्या होनी चाहिए सर आज की डेट में? एक नॉर्मल, अगर कोई मैं सपोज कीजिए मैं ही गाड़ी खड़ा करना चाहता हूँ, मेरी कमाई सालाना 5 लाख रुपए है, तो मुझे कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए? 10 लाख रुपए मान लीजिए, किस तरह की गाड़ी खरीदनी चाहिए आज के एनवायरनमेंट में? 10 लाख रुपए साल के जो खरीद इनकम, अगर इनकम है जिसकी, सपोज कीजिए 10 लाख रुपए साल में जो इनकम है, तो वो तो मैं गाड़ी अफोर्ड भी नहीं कर सकेगा। फॉरगेट अबाउट बाइंग इट। आप उसमें इसका मतलब ये हुआ 80-90 हज़ार रुपए साल महीने के होंगे, तो उसमें से आपने 3 व्हीलर के या 2 व्हीलर के पैसे ही निकाल सकेंगे। आप तो EMI भी नहीं भर सकेंगे उस गाड़ी की। और जो सबसे सस्ती गाड़ी आपको 7-8 लाख रुपए से कम की कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। तो आपने यू हैव टू कैलकुलेट बैकवर्ड्स कि हाउ मच मनी यू कैन स्पेयर। और जो आपने गाड़ी खरीद भी ली, तो आपके पास पेट्रोल डालने के लिए पैसे होंगे कि नहीं? पेट्रोल ही इतना महंगा हो गया है। वो पेट्रोल ही इतना महंगा हो गया है। तो सेकेंड हैंड गाड़ी का ऑप्शन ठीक है सर उनके लिए? बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट जिसने गाड़ी खरीदनी है, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन यही होगी स्ट्रांगली, क्योंकि आई हैव नेवर बॉट अ न्यू कार इन माय लाइफ ऑफ 60 इयर्स ऑफ एक्चुअल वर्क इंडस्ट्री। मैंने नहीं आज तक नई गाड़ी खरीदी, बिकॉज इट इज वेस्ट ऑफ मनी। मेरे को वही गाड़ी 3-4 साल पुरानी गाड़ी में खरीदूंगा एट 50% इट्स कॉस्ट। जो 20 लाख की गाड़ी है, वो मेरे को 3-4 साल के बाद 10-12 लाख की आराम से मिलेगी, और उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई उसके अंदर फ्लॉ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात टूटू सर ने बताई है, बहुत समझदारी वाली बात बताई है कि नई गाड़ी इंसान को तभी खरीदनी चाहिए जब बहुत ज्यादा उनका पैसा हो। जो आम इंसान है उनको सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदनी चाहिए। 2-3 साल पुरानी गाड़ी खरीदते हैं तो सस्ती भी पड़ेगी और उनकी जेब पर नुकसान भी देगी। सही कह रहा हूं सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसकी आपको जो यूजेबिलिटी है वो भी उतनी ही मिलेगी जितनी ब्रांड न्यू गाड़ी। नई गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए सर फिर? मेरी अपने हिसाब से तो नई गाड़ी तब खरीदो जब आपने को अपने टैक्स टुक्स बचाने हो, या दुनिया को दिखाने के लिए कि जी देखो मैं नई गाड़ी चलाता हूँ, रखता हूँ। अदरवाइज फॉर एक्चुअल कंजम्पशन आई वुड नेवर बाय अ न्यू कार, एंड आई वुड नेवर एडवाइज अ न्यू कार। सर एज ए ऑटो एक्सपर्ट, अगर सेकेंड हैंड गाड़ी हम खरीदते हैं, सपोज कि आप ही कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं कल को, कौन कौन से पॉइंट होंगे जो हमें चेक करने चाहिए सेकेंड हैंड गाड़ी को ध्यान में रखते हुए खरीदते हुए? सबसे पहले तो जहां से आप खरीद रहे हो उनकी देखनी चाहिए क्रेडिबिलिटी क्या है। अब जस्ट फॉर माय एग्जांपल, सबसे बढ़िया जो क्रेडिबिलिटी आज मार्केट में थी वो थी मारुति की जी। जो मारुति ट्रू वैल्यू निकालते थे वो, और अब तो हर एक मैन्युफैक्चरर ने अपनी सेकंड हैंड गाड़ियां बेचनी शुरू कर दी है। तो यू मस्ट गो थ्रू दैट। आपके 90% जो प्रॉब्लम्स हैं ऑफ बैकग्राउंड चेक, सर्विस चेक, एक्सीडेंट चेक, क्रिमिनल चेक, EMI चेक, ये सारे जो आप अकेले में जाके भागते हुए सब चीजें चेक करोगे, वो सब चीजें वो अपने आप करके देंगे। यस, आपको हो सकता है 2-4% फालतू पैसे देने पड़े, बट you are not paying that extra. You are paying it for your own not running around. आप वो रनिंग अराउंड करोगे तो आपको हो सकता है 10% पैसे, क्योंकि सारी हेडेक वो ले लेते हैं। बिल्कुल। मतलब कि सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने के लिए एक ऑथोराइज्ड डीलर प्लस वो आपको रीएश्योरेंस देते हैं एंड वारंटी देते हैं। इंजन की सर अगर बात करूं तो इंजन में क्या क्या चेक करना चाहिए सेकेंड हैंड आप नहीं चेक कर सकते, लेमैन चेक नहीं कर सकता। वो बेस्ट है एक टेक्नीशियन को चेक करवाओ और वो आपको हेल्थ के ऊपर बताएगा। बाकी स्पीडोमीटर की रीडिंग बहुत जरूरी है, हालांकि डिजिटल मीटर है और आसानी है उनको टेम्पर करने में। तो जो बाजार से लोगे तो वो तो आपको 100% टेम्पर्ड मीटर ही मिलेंगे। टूटू सर एक सवाल ये भी उठता है कि सेफ्टी को लेकर बड़ा कंसर्न रहता है गाड़ियों में, सेफ्टी मेंटेनेंस को लेकर। सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है गाड़ियों में खास तौर से, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग सेफ्टी को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आज की जो गाड़ियां आ रही हैं आज की डेट में वो बहुत सेफ्टी के मानकों पर खरी उतरती हैं। कितनी इंपॉर्टेंट है सेफ्टी सर? सेफ्टी तब इम्पोर्टेंट होती है जब आप
सेफ रहना चाहो तो। अब आपको सेफ गाड़ी मिल जाए, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जी। वन ऑफ द सेफेस्ट कार इज मर्सिडीज, जिसके अंदर हमारे साइरस साहब गए थे। अब वो गाड़ी के सेफ्टी का क्या मतलब हुआ जब आपने सीट बेल्ट ही नहीं लगाई, तो उसमें क्या बिल्कुल फायदा। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। अपनी सेफ्टी अपने आप के हाथ में। आज किसी गाड़ी में बैठने से पहले मैं अपनी सीट बेल्ट लगाता हूँ, और मैं दुनिया को भी यही कहता हूँ, एक गाड़ी कोई भी ले लो, बैठते एक साथ पहली चीज है वो सीट बेल्ट लगाओ। सो दैट्स वेयर 50% ऑफ योर सेफ्टी स्टार्ट्स। अब बाकी ठीक है, इसके अंदर 5 एयर बैग्स हैं, किसी में 7 है, 8 भी आ रहे हैं, तो 9 भी आ गए हैं। तो देयर इज नो एंड टू इट। तो एयर बैग तो तब काम करेंगे जब आपने अपने आप को सीट बेल्ट लगा के बकल अप किया। पहली सेफ्टी वो सबसे पहली वो। सर, लेकिन जो हमारी देश की एनकैप एजेंसी है जो सेफ्टी स्टैंडर्ड को रेगुलाइज करती है, उनकी गाड़ियों में सर हमने देखा है कि रेटिंग बहुत कम आती है। जो इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, whosoever द कंपनी, वो सर फेल क्यों जाती हैं? क्या कॉस्ट कटिंग के चलते वो उसमें चीजें अच्छी नहीं लगाते हैं, या जो उनकी कैपिंग आनी चाहिए वो कम होती है? नहीं, देखिए, हर मैन्युफैक्चरर की इच्छा होती है कि गाड़ी वो सेफेस्ट गाड़ी बनाए, एंड येट दूसरी इच्छा ये भी है कि हमारी कॉस्ट भी उतनी नहीं फालतू नहीं होनी चाहिए। तो वहां पर कहीं एक बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ जाता है जबकि ये प्रॉब्लम आती है। और जरूरी नहीं है कि ये सब उसी मॉडल में ऐसी प्रॉब्लम। कई बार ऐसा होता है कि वो क्रिटिकल, जो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कोई क्रिटिकल वेल्ड स्पॉट जो है वो ठीक नहीं लगा और ठीक स्पॉट पे नहीं स्ट्रेंथ आई, तो वो भी एट द टाइम ऑफ टेस्ट आपको लगा दे सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने जो एक गाड़ी फेल हुई है तो बाकी भी शायद फेल हो जाएंगी। और ये भी नहीं है कि आपने सारियों को क्रैश टेस्ट के लिए क्या लगता है कि कंपनियां अपनी तरफ से स्टैंडर्ड देना चाहती हैं, लेकिन कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है, फिर वो कंज्यूमर के लिए भारी पड़ जाती है, इसलिए वो कम डाउन कर देते हैं उसको? बिल्कुल, वो यही होता है, क्योंकि आगे वो भी तो देखना कंज्यूमर खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता। वो एक पॉइंट आता है। दैट इज ऑल्सो। सर, चूंकि सर आप भी, हमने देखा है कि गैराज चलाते हैं, पुरानी गाड़ियां सर बहुत रिपेयर करते हैं, उनको एक नया मॉडिफिकेशन देते हैं, लेकिन सर अक्सर ये लोगों की परेशानी आती है सामने कि जब वो अपनी गाड़ियां गैराज में लेकर जाते हैं तो अननेसेसरी उनको बहुत सारी चीजें कस्टमर को बताई जाती हैं कि आपकी गाड़ी में ये खराब है, ये खराब है। क्या वाकई में ऐसा होता है, या फिर सर वाकई में वो ये कहते हैं कि नहीं, कस्टमर समझ नहीं पाता कि नहीं खराब है, हो सकता है कि ये जानबूझ के हमारे को ठग रहा हो? देखिए, जो मॉडर्न गाड़ियां हैं उसके अंदर तो कंज्यूमर जो डीलर्स हैं दे हैव अ फिक्स्ड शेड्यूल। मैन्युफैक्चरर की तरफ से फिक्स शेड्यूल है कि एट 30,000 किलोमीटर इतने आइटम्स जो हैं आपने अटेंड करने हैं, और इसमें से इतने आइटम्स आपने बदली करने, नो मैटर व्हाट द कंडीशन में भी आपको वो बदली करने। ठीक है। बाकी हर एक डीलर की इच्छा यही होती है कि मैं जितने पैसे फालतू ऐंठ लूं किसी कंज्यूमर से, व्हाई नॉट। जो लोकल होते हैं, जो नहीं डीलर भी जो हमारे डीलर भाई ना, बड़े बड़े उनको भी यही, उनकी भी फिलॉसफी यही है, बिकॉज दे आर मीटिंग टारगेट्स। उन्होंने अपने आगे बॉसेस को टारगेट दिखाने हैं, उन्होंने अपनी इनकम बढ़ानी है, उनको बेनिफिट्स लेने हैं, बोनसेस बढ़ाने हैं। तो वो सब चीजें करने के लिए कुछ ना कुछ तो उनको करना ही पड़ेगा ना। एंड नॉट एवरी कस्टमर को पता है कि मैंने ये सच है या झूठा है। सर, एक टेक्निकल एस्पेक्ट में जानना चाहूंगा आपसे टायरों को लेकर। हम अक्सर देखते हैं कि लोग सही प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाते गाड़ियों को अपना, हालांकि अब उसमें मीटर भी आने लगे हैं कि बता देते कि कितना प्रेशर है कितना नहीं है। टायर का सही प्रेशर और अलाइनमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है सर गाड़ी के लिए? फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द ओनली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दैट व्हीकल विद द सरफेस, विद द सरफेस, बिकॉज उसके अलावा कुछ नहीं। और कहीं मिसअलाइनमेंट उसके बीच में आ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि जो कांटेक्ट एरिया है टायर का और जमीन का वो कम हो जाएगा, बजाय ऐसे होने के ऐसा हो गया, उठ गया। सो ये पूरा नहीं मिला, ये बिल्कुल ऐसे रहना चाहिए। जो टायर का एरिया है वो आप ऐसा मिलना चाहिए।
So these are the things that have to happen. और wheel alignment and balancing is a must. और ये एक्सीडेंट को कितना रोक पाती है अगर आपकी सही अलाइनमेंट हो रखी है, टायर प्रेशर सही है आपका तो? देखिए, एक्सीडेंट का कोई हम वो परसेंटेज तो निकाल नहीं सकते। टायर जैसे फटने की बाकी जो घटना जो आपकी ये चीजें सारी सही है, तो लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड। सीरियस एक्सीडेंट। सर थोड़ा ईवी को लेकर थोड़े दो चार सवाल हैं। ईवी गाड़ियां क्या सच में पेट्रोल डीजल से सस्ती पड़ती हैं या सिर्फ मार्केटिंग एक प्रोपेगेंडा स्ट्रेटेजी है उनकी ईवी बेचने के लिए? देखिए, अभी तक तो सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर इतनी गाड़ियां आई नहीं है ईवी की, जो आपको पता लग सके। बाकी जो कुछ आई हैं, दे रिजल्ट्स हैव बीन डिसअपॉइंटिंग। वो ईवी एक किसी ने खरीदी 20 लाख रुपए की जी, और 3-4 साल के बाद उसको 6 लाख या 5 लाख रुपए ऑफर हुए, तो दैट इज नॉट फेयर। जब वही गाड़ी आप पेट्रोल की खरीद रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 50% आपने के अंदर गाड़ी खरीद ली। जैसे मैंने कहा आपको, 3-4 साल की गाड़ी सेकेंड हैंड खरीदेंगे पेट्रोल वाली, तो 10-20 लाख की गाड़ी आपको 10-12 लाख की मिल जाएगी। जबकि ईवी जो खरीदेंगे तो वो हो सकता है 6 से 8 लाख रुपए तक मिले। इसका मतलब आपका गैप कितना बढ़ गया? फ्रॉम 20 lakhs इट इज कम डाउन टू 7 lakhs और 8 lakhs। तो आपके 12 लाख रुपए यू लॉस्ट इन 3 years। Similarly for petrol, how much have you lost? 10 lakhs और 8 lakhs। तो अब आप कैलकुलेट कर लीजिए which is a better option। बाकी जो अभी मार्केट के अंदर इतनी ईवीज नहीं आनी शुरू हुई जिसका हम आपको एक कोई यार्डस्टिक निकाल रखे। जिस तरीके से ईवी के जो प्राइसेस हैं सर, वो काफी ज्यादा पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा हो रही हैं, ऐसा क्यों नजर आता है सर आपको? वो ज्यादा इस करके हैं क्योंकि उनकी खपत ज्यादा है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। अब इन्होंने क्या किया है कि जो पेट्रोल की गाड़ी बनती थी 10-12 लाख रुपए की, जो बाजार में अवेलेबल थी, उसी को उन्होंने ईवी बना दिया जी। तो उसका मतलब जो उनकी बॉडी है, शेल है, बाकी मैकेनिकल्स हैं, वो तो वही हैं। और ऊपर से उन्होंने बैटरी लगा दी, तो बैटरी की कॉस्ट, लेकिन इंजन तो हट गया ना सर उसमें से। तो इंजन का कॉस्ट और बैटरी की कॉस्ट बहुत वजाफा, उसमें फर्क है। यह कंपनी ज्यादा मुनाफे के चक्कर में सर, क्योंकि ऑप्शन अच्छा लगता है लोगों को। वो मुनाफा तो है ही, देयर इज नो डाउट, बट उसकी जो कॉस्ट है बैटरी की, दैट इज मच मोर। 40 to 60% of the cost of the car is in the battery itself, depending on the car itself, कौन सा मेक है। क्योंकि कई तरह की सर बैटरी ऑप्शंस हैं, लिथियम आयन है, लिथियम है, और कई तरह के ऑप्शंस हैं जो आ रहे हैं सर। तो उनकी कॉस्ट भी देखिए ना आप, जो गाड़ी की कॉस्ट है और बैटरी की कॉस्ट है, तो दैट इज व्हाट द कस्टमर इज पेइंग। और कुछ तो इसी करके जो मैन्युफैक्चरर्स है, उन्होंने पर किलोमीटर के हिसाब से बास जो निकाला है। हाँ, बट दैट इज ऑल्सो अ गिमिक। मैं सर समझना चाहूंगा इससे आपको कि क्या है सर ये ऑप्शन, जनता को आसान शब्दों में समझाइए सर कि ईवी की गाड़ी जो कि किलोमीटर के हिसाब से लेनी चाहिए, जो कंपनी आजकल देने का प्रयास कर रही हैं, या फिर उन्हें पूरी गाड़ी अपनी बैटरी के समेत खरीदनी चाहिए? देखिए, अभी तक कोई हमको रिजल्ट नहीं बाजार से मिला विच इज बेटर आउट द टू, क्योंकि ये जो ऑप्शन ऑफ किलोमीटर की है, ये अभी पिछले 6-8 महीने में 8-10 महीने में आई है जी। So अभी हमको फीडबैक बाजार से कुछ नहीं है टू बी एबल टू गिव माय ओन जजमेंट ऑन दैट। क्योंकि कोई कह रहा 3.5 रुपए पर किलोमीटर आप ले लेंगे, कोई 4.5 अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ द गाड़ी, किस स्टैंडर्ड की गाड़ी वो है उसके अकॉर्डिंग वो प्राइसिंग तय कर रहे हैं उसको। तो क्या वो फिजिबल लगती है सर आपको? देखिए, ये तो मैथमेटिक्स से आप कर सकते हैं। आप 10 लाख रुपए की गाड़ी लेते हैं और फिर आप 3 या 4 रुपए पर किलोमीटर देते हैं, और साल के अंदर आप फॉर इंस्टेंस 12,000 किलोमीटर चलाते हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 36, तो 36,000 रुपए आपने उसके चार्जिंग के एवज में दे दिए उनको दे दिए, विच इज नॉट रिकवरेबल। हाँ, माइंड इट, उसके अंदर आपको कुछ पैसे वापस नहीं मिलेंगे और आपने दे दिए उनको। जिस तरीके पेट्रोल का रिकवरी नहीं है, पेट्रोल खर्च हो रहा है, इसी तरीके से वो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। मतलब कॉस्ट कटिंग अपनी देखनी पड़ेगी इंसान को कि हमारा यूज कितना है। बिल्कुल, किसी का अगर इन द लॉन्ग रन इट मे बी अ गुड ऑप्शन डील कि आप
किलोमीटर के हिसाब से लीजिए, बिकॉज जब उसकी गाड़ी जब बेचने जाएंगे, जो 10 लाख रुपए की आपने खरीदी थी, वो हो सकता है आपको 5-6 लाख रुपए में या 7 लाख रुपए वो में ज्यादा बेटर ऑप्शन नजर आता है। बेटर ऑप्शन नजर आती है वो। सर सरकार ईवी को बहुत प्रमोट तो कर रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर्स की अभी सर बहुत कमी है हमारे देश में। क्या आपको लगता है कि सरकार को ईवी जो पॉलिसी हर राज्य अपनी अलग अलग बना रहा है, सरकार को खास ध्यान देना चाहिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ईवी का उसको बेहतर करे और कंपनियों को ज्यादा माइलेज देने की कोशिश करे कि आप इसको बढ़ाइए? देखिए, सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो बहुत कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने की, बाकी पॉपुलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। वो भी फालतू के पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते कि उनको रिटर्न ना मिले। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट ने भी तो अपना रिटर्न देखना है ना। बिल्कुल। तो वो तो हैंड इन ग्लव है ये रिलेशनशिप। जैसे जैसे इनकी डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अभी सीएनजी की बात करें आप, पहले तो ऐसा होता था सिर्फ दिल्ली शहर में ही मिलता था जी, अब जैसे जैसे बढ़ गया है उसकी डिमांड, अब चंडीगढ़ तक है, इधर पूरे नॉर्थ इंडिया में है। नॉर्थ इंडिया के अंदर काफी जगह के अंदर आपको मिल, पहाड़ों पे नहीं है सर, बस ऊपर पहाड़ों में नहीं है, बाकी नीचे तो सब जगह आपको सीएनजी मिल रहा है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी सर बहुत लो है उसका। हाँ, तो ऐसे ही ये भी ऐसे ही चलेगा। ये भी कोई जादू नहीं होगा, ये भी धीरे धीरे चलेगा, सालों लग जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि सर मुझे याद है 2003 में या 2 में शायद सीएनजी दिल्ली में इंट्रोड्यूस हुई थी। बिल्कुल। और अब तक आते आते भी शायद उस कैपेसिटी से उतना काम नहीं हुआ है। अभी आप वो कह रहे, मैं तो हैरान हूँ कि उस टाइम पे भी 6-8 घंटे लगते थे सीएनजी भरवाने को, अभी भी घंटे से कम तो अभी भी नहीं लगता। जबकि पेट्रोल के लिए आप किसी पंप पे चले जाइए, प्राइसिंग सेम हो चुकी है एक तरीके से। बिल्कुल। तो अभी तक हमने वी हैव नॉट got into an efficient mode of delivering CNG। सर अगले 5 सालों में आप क्या बदलाव देख रहे हैं आम आदमी का? फ्यूल के तौर पर हम बात करें तो गाड़ी की कीमत, फ्यूल या टेक्नोलॉजी, क्या बदलाव होने वाला है? टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव होगी और हो रही है, और मैं तो ये देख रहा हूँ कि रैपिडली कौन सी टेक्नोलॉजी आने वाली है, और वो हाइड्रोजन जो ओवरटेक कर गई तो ये बाकी टेक्नोलॉजी सब धीरे धीरे फेज आउट हो जाएगी। मतलब हाइड्रोजन सब पे भारी पड़ जाएगा। सबसे बड़ा मेरे को लग रहा है 2050 तक इट विल बी 100% हाइड्रोजन। सर सीएनजी की आपने अभी जिक्र किया, सीएनजी गाड़ी अचानक से बिकना बहुत ज्यादा शुरू हो गई है सर। क्या कॉस्टिंग की वजह से बिक रही हैं या एनवायरनमेंट को सपोर्ट करती हैं, वो किस वजह से बढ़ रही है सर? कोई कंज्यूमर एनवायरनमेंट से का अपने दिल से कोई एनवायरनमेंट कोई नहीं बचाने की कोशिश करता। घर की बात करोगे, दिवाली में वही पटाखे चलाएंगे, वही कूड़ा बाजार में अपने घर से निकाल के बाहर फेंक देंगे। कोई एनवायरनमेंट की परवाह नहीं करता। ये अपनी जेब की परवाह होती है, सब अपनी जेब की परवाह करते हैं। जहां अपनी जेब को फायदा हो रहा हो, वी आर विलिंग टू डू दैट। सीएनजी अच्छा ऑप्शन है सर आज की डेट में? बेटर है, इट इज बिकॉज आपने डीजल की टेक्नोलॉजी के 2-2.5 लाख रुपए फालतू नहीं दिए, आपने 60-70 हज़ार रुपया फालतू दिया सीएनजी का, एंड यू आर अटेनिंग द बेनिफिट्स ऑफ डीजल इकोनॉमी। सो माइलेज अच्छी मिलती है और थोड़ा सा क्लीन एनवायरनमेंट के लिए भी है। एनवायरनमेंट के लिए तो जरूर क्लीन है, बट आई डोंट सी पर्सनली ये कोई एनवायरनमेंट को कोई बॉदर करता हो। बाकी यस, यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर ओन पॉकेट, तो आपको बचत हो रही है। मैं सीएनजी लगवा रहा हूँ। सर ईवी को लेकर भी एक चीज ये भी सामने आई कि जनता के मन में ये शायद लगता जरूर कि हम पॉल्यूशन नहीं होगा ईवी से, लेकिन सर जो गाड़ियां जो उनके अंदर बैटरी लगती हैं उसको बनाने में सर कितना बताते हैं कि इंडस्ट्री में काफी पॉल्यूशन होता है उसको बनाने के लिए। ईवी की जो बैटरी है ना, ईवी की जो बैटरी है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटिंग प्रोडक्ट इन अ कार। अब हमको तो बहुत अच्छा लगता है कि अभी ईवी जा रही है और उसमें से पोल्यूशन नहीं हो रही। पोल्यूशन उसकी जब वो बैटरी बन रही होती है तब देखिए आप कितना एनवायरनमेंट को वो पोल्यूट कर रही है, और फिर उसके बाद जब ये बैटरी डिस्ट्रॉय डंप करनी होगी तब आप देखो जो टॉक्सिन जो निकलते हैं वो आप कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे। सो अभी तक कोई ऐसा तोड़ नहीं निकला जो कि आप टॉक्सिन्स को नलीफाई कर सके विदाउट पुटिंग इट इनटू द ग्राउंड और बर्निंग इट और थ्रोइंग इट इनटू द सी। सर फ्यूचर फ्यूल आपको कौन सा नजर आ रहा है? सर आपने हाइड्रोजन की बात की कि वो शायद सबको खा जाएगा।
क्या हाइड्रोजन? हाइड्रोजन इज द ओनली अल्टीमेट फ्यूल द वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स। सर एक रैपिड फायर राउंड है मेरा बस आखिरी का, उसमें से 10 सवाल मैं आपसे पूछूंगा जिसको आपको एक शब्द में आंसर करना है जो आपके जहन में आया सर उनको उसको। क्योंकि टुडू सर आप लगातार गाड़ियों को लेकर चर्चा करते रहते हैं, हमने काफी देर से चर्चा की, सीएनजी को लेकर बात की, ईवी को लेकर बात की और फ्यूल्स को लेकर हमने बात की है। सर मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा, रैपिड फायर राउंड है, उसका जवाब दीजिएगा सर। जो आपके जहन में आया सर, नई गाड़ी खरीदने वाले के लिए सबसे सेफ और बेस्ट फ्यूल ऑप्शन आज की डेट में क्या है? पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड या ईवी? पेट्रोल। हाई एंड पेट्रोल चाहे एथेनॉल मिला हुआ हो। हाँ, वो आपको इंजन भी तो वही मिलेगा ना फिर। नई गाड़ी खरीदने वाले सबसे सेफ बेस्ट फ्यूल तो हो गया, ठीक है। E20 पेट्रोल गाड़ियों के लिए अमृत या धीमा जहर? फॉर दी यूरो 6 टेक्नोलॉजी वो तो अमृत है उसके लिए। और जहर किसके लिए है? जहर है एनीथिंग बिलो यूरो 4 उसके लिए जहर है। कार कंपनियां जो OEMs हैं कि वो कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा खटकती है, गुस्सा दिलाती है? कार कंपनियों की कौन सी ऐसी एक बात है जो आपको एज ए एक्सपर्ट सबसे ज्यादा खटकती है, गुस्सा दिलाती है कि कार कंपनी ये गलत कर रही है? They try to get the maximum money from you जब बेचने का टाइम होता है। So, and it's business for them. कोई एक ऐसी गाड़ी भारतीय बाजार की जिसको आप आज के समय कहें कि पैसे की बर्बादी है ये गाड़ी खरीदना? नहीं, ऐसी नहीं हो सकता, बर्बादी नहीं हो सकती, बट यस डिपेंड करता है ऑन व्हाट इज द एंड यूज। आपको एंड यूज करके आपको हर गाड़ी आपको मिलती है इस वक्त बाजार के अंदर। सड़कों पर गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग GACAP BNACAP को आप 1 से 10 स्केल में कितना आंकेंगे सर? देखिए, जो आप सेफ्टी रेटिंग की बात करें वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल यूजेज। अब आप इतना क्रूडली गाड़ी को चलाएं या इतनी रफली गाड़ी को चलाएं कि आप वो बिल्कुल स्मैश करके कचरा हो गई, तो उसके अंदर सेफ्टी फीचर हो या ना हो, यू कैन ब्लो आउट एनीथिंग। बिल्कुल। अभी आपने देखे भी हैं कुछ BMW के एक्सीडेंट, जबकि वो बॉडी से इंजन बाहर निकल के पड़ा हुआ था एट 265 किलोमीटर उन्होंने, एंड नथिंग सर्वाइव्ड। बॉडीज तो बिल्कुल कई मीटर दूर पड़ी, कच्चे उड़ गए थे। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू रिस्पेक्ट द व्हीकल। सर भारत की नंबर 1 ऑटोमोबाइल कंपनी है मारुति सुजुकी, क्या आज भी वो भारतीयों की नब्ज पहचानती है या वो अपना चार्म धीरे धीरे खोती जा रही नई कंपनियों के आगे? देखिए, वो कंपटीशन जब होता है तो नेचुरली उनको कंपटीशन तो मिला है, बाकी उन्होंने अपनी तरफ से they have tried to give you the best product available and they have set standards for others to follow. सर आज की नई जनरेशन कार खरीदते वक्त फीचर्स पर ज्यादा ध्यान देती है परफॉर्मेंस पर? फीचर्स पे अच्छे फीचर्स मिलने चाहिए उनको। सॉरी, अच्छे फीचर्स मिलने चाहिए, सब उनको फीचर चाहिए, पैसा भले ही कितना दे दीजिए। बिल्कुल। नितिन गडकरी जो ऑटो सेक्टर से जुड़े हुए फैसले को आप 5 में से कितने स्टार देंगे सर? 3। आपकी लाइफ की वो कौन सी एक ड्रीम कार है जिसे आप हमेशा अपने गैराज में रखना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं सर? रोल्स रॉयस। क्योंकि सर बहुत सारे आते हैं सर, उसका ऑप्शन कौन सी है? रोल्स रॉयस। आई डोंट माइंड रोल्स रॉयस, एनीवन एज लॉन्ग एज इट्स रोल्स रॉयस। एक ऑटो एक्सपर्ट के तौर पर आपका अल्टीमेट गुरु मंत्र गाड़ी की लंबी उम्र के लिए सबसे जरूरी क्या है सर? मेंटेनेंस, लुकिंग आफ्टर एंड मेंटेनेंस, 2 3। आप उनको सड़क के ऊपर खड़ी को नहीं छोड़ सकते। You have to look after it like you look after your own children. I mean, you love like your wife. I mean, absolutely. आप आके देख लीजिए अंदर मेरी गाड़ी खड़ी। गाड़ियाँ हमारी गाड़ियाँ अंदर खड़ी हैं, हम चलाने वाली गाड़ियाँ बाहर। जो cars that which are close to my heart, they are lying inside and they are covered. कौन सी कार है सर? एक मेरी पुरानी फिएट है, ओके, और एक जैगुआर है। ओके। टुडू दहलन सर थे जिन्होंने हमें पूरा जानकारी दी है E20 पेट्रोल को लेकर, भविष्य की टेक्नोलॉजी को लेकर, क्या बेहतर है देश के लिए हमारे, और क्या फायदा E20 से होने वाला है या क्या नुकसान है, सभी को बहुत तसल्ली से उन्होंने समझाया है। उम्मीद है कि स्टेट मिरर की जनता को ये पॉडकास्ट पसंद आएगा और
समझेंगे कि आखिर E20 पेट्रोल क्या है, क्या उसकी खासियत है, क्या नुकसान है, वो हमने जानने का प्रयास किया है। हाँ, आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा है, जानकारी हमें दीजिएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और जनता तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को जानकारी मिल सके कि आखिर E20 पेट्रोल जो भारत के ऊपर लाया गया है, भारत की जनता पर दिया जा रहा है, थोपा जा रहा है, उसके क्या रिपरकर्शंस हैं, क्या उसके फायदे हैं, सभी जानने के लिए आप ये पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। धवन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए।